मैं विजुअल हूँ इसमें, अच्छा क्लियर आ रहा है? देखिए, हमें स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना है कि इसने कैसे अपना काम करा था। ओके, तो मक्खन जो है पूरे सेल का बेस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस जो होते हैं आने के बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन, ये चारों जो टॉपिक है अपने आप में इनका बहुत बड़ा महत्व है। और राइबोसोम को भी लेके हम चलते हैं, उसमें इनरोल कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिएगा, पहला माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवर बाय कोलिकर। समझ में आया ना? माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किया था कोलिकर ने। और किसने किया था? फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। क्या नाम था? फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। समझ में आया ना? इंसेक्ट को उड़ने में जो मसल्स मदद करती है, इसका मतलब जो उनका पंख होता है, पंख जिस मसल से जुड़ा होता है वही मसल तो उनको उड़ाने में मदद करेगा। आया ना? तो आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करा था? कोलिकर ने। और किसने करा था? फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट ने। और इसका जो टर्म दिया था, इसका नाम दिया गया था, टर्म गिवन बाय बेंडा। एक होता बेंडा और एक होता बंडा। तो बंडा एक तरह की सब्जी होती है जिसको खाया जाता है, और बेंडा एक तरह का नाम है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए इसका नाम जानते हैं। अगर इसका अदर नेम की हम बात करेंगे, अदर नेम की इसका अलग अलग नाम क्या है, तो आइए समझ लेते हैं। पहला नाम तो इसका है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, इसका मतलब हमारे सेल में जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा सेल फर्नेस कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेल फर्नेस, सेल की भट्ठी। हमने कहा ना, शादी विवाह का मान लीजिए माहौल हो और रोटी ना आए, क्या ना आए? रोटी ना आए, तंदूरी ना आए, तो आप सब्जी को ऐसे चाटते रह जाएंगे, कोनो मजा आएगा नहीं। तो हमने कहा मेन क्या है? रोटी। आया ना? उसी तरह जो सेल का फर्नेस, मतलब सेल में जो भी एनर्जी निकलती है वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है कि इसके पास खुद का डीएनए होता है। अगर इसको अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाना तो उसे न्यूक्लियस से पूछने नहीं जाना कि भैया हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाई कि न बनाई। वो खुद का अपना डिवीजन करेगा और सीधा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा। इसलिए क्या है, इसको कोई भी टेंशन नहीं रहती है। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आया ना? नेक्स्ट आइए। अभी अगर हम इसकी बात करेंगे ग्रुप ऑफ, अगर मैं बोलूं ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रुप को क्या बोलेंगे? मैंने कहा मान लीजिए अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है हमारे सेल में 1 लाख से ज्यादा होता है। एक मतलब कि एक सेल के अंदर 1 लाख से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आप सोचिए 1 लाख से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बहुत सारे काम चलते हैं। आया ना? तो ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज कॉन्ड्रियोन। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोन बोलते हैं, कॉन्ड्रियोन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रुप को क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोन बोलेंगे। आया ना? दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट मेम्ब्रेन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बिना मेम्ब्रेन की है उसे हम बोलेंगे माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट। समझ में आया ना? जैसे माइटोप्लास्ट होता है वैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, वैसे क्रोमोप्लास्ट होता है, और उससे प्रोटोप्लास्ट होता है। सारे टर्म अलग अलग होते हैं। माइटोप्लास्ट का मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास मेम्ब्रेन ना हो। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुस्कुरा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। तो आप कहेंगे सर आपने इसको माइटोप्लास्ट क्यों बनाया? भाई हम मेम्ब्रेन को हटाएंगे तब तो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे ना। तो ये हटाने की बात कर रहा है कि मतलब अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया से मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो उसको माइटोप्लास्ट बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन रिमूव करी जाती है, रिमूव बाय, उसका नाम होता है डाइजिटोनिन। क्या नाम होता है?
डाइजिटोनिन। डाइजिटोनिन एक तरह का केमिकल होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर छिड़का जाएगा तो उसका मेम्ब्रेन रिमूव हो जाएगा, उससे क्या बोलेंगे, माइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर मान लीजिए हम डाइजिटोनिन का एक्शन कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर तो क्या होगा, उसका मेम्ब्रेन हट जाएगा, वो कन्वर्ट होगा माइटोप्लास्ट में। कहानी समझ में आई? इसकी शेप की बात कर लो, शेप का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है सॉसेज शेप होता है, सॉसेज शेप। सॉसेज शेप का मतलब होता है खीरे जैसा, खीरा जैसा। खीरा खाए हैं? अरे खीरा खाए होंगे, कुकुम्बर, तो कुकुम्बर जैसे खीरा होता है, आप जानते हैं ना, खीरा टेढ़ा टेढ़ा होता है, और जब इसको कट करेंगे तो आपको देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है। कभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया मैंने सीधा बना के दिखाया? सीधा नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, तो खीरे जैसा होता है, उससे मिलाया गया। अच्छा, स्टेन्ड बाई, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन्ड बाई, इसका मतलब अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो आप किस, जैसे हमने कहा मान लीजिए स्टेनिंग करी जाती है। स्टेनिंग का मतलब होता है हर सेल ऑर्गेनेल का एक कलर होता है, जब उसमें हम वो कलर लगाएंगे तो उसी कलर में उभर के आता है, उसे स्टेनिंग कहते हैं। तो उसका नाम होता है स्टेन्ड बाई जीनस ग्रीन डाई। स्टेन्ड बाई जेनस ग्रीन डाई, उसको स्टेन्ड करा जाता है, इससे उसकी कलरिंग आती है। समझ में आ रहा? ये समझ में आ गया आपको? डन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस का मतलब होता है सारे माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। जैसे पढ़ा था ओमनीसोल्ला ई सेल्ला, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वही टर्म यहाँ भी यूज होगा, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ में? चलिए, ये बताया कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है ना? इधर आ जाइए, ये समझ में आ गया आपको? इधर आइए, कंटेन आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज, इसके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है और डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये एंजाइम होता है। अब ये समझते हैं, जैसे हमने कहा डीएनए से डीएनए बन गया, तो ये आपका हो गया डीएनए पॉलीमरेज। क्या हो गया? डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो भैया हमको एंजाइम की डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम को पहचानने का एक सबसे बड़ा खास बात है, उसके लास्ट में एज लगा रहता है, जहां एज लगा है वही एंजाइम है। बायोमॉलिक्यूल जो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे इसी के बाद चलने वाला, या तो थर्ड चैप्टर चलेगा इसी के बाद, तो आपको पढ़ाएंगे एंजाइम का क्या मतलब होता है। अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए बन रहा हो उसे क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। अब डीएनए से मैंने आरएनए बना दिया, इसका मतलब डीएनए के स्टैंड से आरएनए बन रहा है ना, तो हमने कहा इसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। इसको जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया ना? मैंने कहा आरएनए से मैंने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। क्या बनाया? प्रोटीन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ये आप याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन। ये सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इन एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था एक टर्म जब स्ट्रक्चर बताया था, म्यूजोजोम। म्यूजोजोम क्या होता था? वो रिस्पायरेशन में मदद करता था, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट काम करता है। तो म्यूजोजोम डन इक्विवेलेंट हुआ, डन फंक्शन इक्विवेलेंट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसी का नाम होगा म्यूजोजोम। तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब वह बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना काम करती है, तो उसमें क्या पाया जाएगा? म्यूजोजोम। आया ना? सेकेंड, हेल्पिंग। इसका मेन काम क्या है देख लीजिए। हेल्प इन दो, सेलुलर रिस्पायरेशन, हमारे सेल को रिस्पायरेशन में मदद करता है, आया, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
फॉस्फोराइलेशन। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी से मिलके और एटीपी और फॉस्फेट मिलके जब भी एटीपी बनाते हैं, इसका मतलब एटीपी का बनना, एडीपी और फॉस्फेट का जुड़ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन आ जाती है, आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट, बहुत तगड़ी टॉपिक है और सबसे क्वेश्चन तगड़ा वही बनता है। तो एडीपी और फॉस्फेट जब जुड़ते हैं और एटीपी बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कहीं फॉस्फेट जुड़ रहा है। जुड़ किससे रहा है? एडीपी से। बना का रहा है? एटीपी। एक पॉइंट और आपको बताते हैं, ये याद करके रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर एनर्जी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को मान लीजिए एनर्जी स्टोर करनी है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ये जब भी किसी भी एनर्जी को स्टोर करेगा किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया ना? अरे आया कि नहीं आया? आया। ये बात भाई देख लीजिए, ये ट्रांसलेशन है, मैं फिर से बता देता हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब आरएनए से आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सेकेंड ईयर का जब आप 5वां या 6वां के छठवां चैप्टर जब पढ़ेंगे आप, चौथा 5वां 6वां, तो 6वें में यही पूरा पढ़ाना है। पूरा ये टेक्निक है, डीएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कैसे बनता है, सारी सीक्वेंस पढ़ेंगे। आया ना? तो ये पूरी कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बोलना है, एक बार स्नैप ले लीजिए, मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दूंगा आपको ताकि आपको याद हो जाए। हो गया? चलिए, क्लियर विजिबल है? क्लियर विजिबल है? ओके, चलिए अब बोलिएगा। मैंने कहा डिस्कवरी किसने करा था? कोलिगर ने। किसको लिया था? नाम किसने दिया? नाम बहुत सारे, पहले का नाम बताइए, दूसरा, तीसरा कहाँ है? कहा कि उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तीसरा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा, तो हम बोलेंगे सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोन बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को हटा दो तो क्या बोलेंगे? माइटोप्लाज्म। अगर मेम्ब्रेन हटाना तो हमें किस केमिकल यूज करना पड़ेगा? डाइजीटोनिन। ये शेप क्या होगा? सॉसेज शेप। मैंने कहा स्टेनिंग करेंगे तो जीनस ग्रीन डाई से। ये क्या करता है? बायोजेंसिस। इसका मतलब ऑल माइटोकॉन्ड्रिया एरिजिस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके पास एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, सारे उसके मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन नीट का और है, ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे? मैट्रिक्स के अंदर होंगे। एक क्वेश्चन और है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। पूछेगा किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं? तो 70% मैक्सिमम 70% सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ में आ रहा? तो मैं यहाँ लिख दूं, दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या लिखूं? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 70% एंजाइम। इसका मतलब सबसे ज्यादा एंजाइम किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये लाइन समझ में आया? चलिए ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? स्ट्रक्चर आएगा। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की अभी क्या थी? बेसिक थ्योरी था, नीट का क्वेश्चन था। इसमें जो भी जहां से आया था, एलन में, रेजोनेंस में, जहां भी हो, उसके जो क्वेश्चन बने हैं या नीट में बार बार क्वेश्चन आए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो बने हैं मैंने इसको बना दिया है। अब हम लेके चलेंगे डायग्राम की बारी। डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आया? चलिए अब इसको मिटा दूं। चलिए अब आएगा स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता? तो हमने कहा सॉसेज शेप होता है, तो उसी चीज को हम बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत सारी चीजों से हम लोग सीखेंगे। आ जाओ भाई। अब देखिए डायग्राम है, बहुत बार पढ़ा हमने, थोड़ा डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, लिखना है इसमें कंटेंट। देखिए ये मान लीजिए मैंने कहा मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके।
अब माइटोकॉन्ड्रिया होती है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, इसका मतलब 2 मेम्ब्रेन होंगे, तो पहले की बात करेंगे। ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। अगर आप आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो हमने आपको जब पढ़ाया था प्रोटीन के बारे में तो कहा था प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में 2 तरीके की होती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है भाई। हमने कहा एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी तो उसमें क्या होता है, एक होता है पोरिन वाली कहानी, तो हमने कहा था पोरिन माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर पाया जाता है क्योंकि ये भी सेल मेम्ब्रेन से बनी है। तो मैं यहाँ बोलूंगा इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी और लिपिड की मात्रा कम होगी। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? पोरिन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब से पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन किस में पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा? आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन होगा, इनर मेम्ब्रेन में नहीं होगा। अब इनर मेम्ब्रेन को मैं क्या करूंगा? इनफोल्ड करूंगा। क्या करूंगा? इनफोल्ड। मैं इसको इनफोल्ड कर रहा हूं, देखिए इनर मेम्ब्रेन है, इसकी मैंने इनफोल्डिंग करा, इसकी इनफोल्डिंग करा दिया तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन बन जा रही। समझ में आया ना? ये आपकी बन गई इनर मेम्ब्रेन। तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जब इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है, इनफोल्ड का मतलब ऐसे इनफोल्ड हो रही है, ओके, जब इनफोल्ड होती है तो ये मैं लिखूंगा यहाँ इनर मेम्ब्रेन, यहाँ मैं लिख दूं इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में इसका उल्टा कर लीजिए, इसके अंदर क्या होगा? लिपिड ज्यादा होगा और प्रोटीन कम होगा, ओके। और इसके अंदर प्रेजेंट होगा सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। इसके बारे में आपको हम बताएंगे जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तब। यहाँ इसकी बस यही जानिएगा, आपसे पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वाली मेम्ब्रेन में कौन सी एंजाइम होता है? सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज होता है, आया ना? इसके बारे में जानना आपको। आइए समझते हैं। अब इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा, तो हम बोलेंगे इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जब इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग करती है तो उसे बोलते हैं कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कॉल्ड क्रिस्टा। उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टा बोलेंगे। अब बाबू देखो दो बात है, एक पढ़ाया था क्रिस्टा, एक पढ़ाया था क्रिस्टर्नी, फर्क है। आपसे पूछेगा सीधा क्वेश्चन नीट में पूछेगा क्रिस्टर्नी प्रेजेंट इन बोथ, अब लिखा रहेगा बोथ, लिखा है बोथ लिखा है। ऑप्शन में पहला लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर दूसरे में लिखा रहेगा गोल्गी बॉडी इंडोप्लाटिकुलम, तीसरे में लिखा बोथ ए एंड बी, और डी में लिखा नन ऑफ द अबव। तो किस पे आंसर लगाएंगे आप? आपसे पूछेगा क्रिस्टर्नी किसके अंदर पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ, गोल्गी बॉडी इंडोप्लाटिकुलम दोनों के अंदर, किसी के अंदर नहीं, और दोनों के अंदर ए और बी में, तो किसमें बोलेंगे? नहीं याद आ रहा। हमने कहा था आपसे टीबीसी का नाम पढ़ाया था, हमने कहा चाहे गोल्गी बॉडी हो चाहे ईआर हो, तीनों के अंदर टीबीसी आता है, टिब्यूल वेसिकल्स क्रिस्टर्नी। तो इसका मतलब क्रिस्टर्नी चाहे गोल्गी बॉडी हो और चाहे ईआर हो, उनके अंदर होगा। ये क्रिस्टा है तो क्रिस्टा से किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये नोट याद करके रखिएगा कि क्रिस्टा इज नॉट इक्वल टू क्रिस्टर्नी। क्रिस्टर्नी आया, कभी भी आपका क्रिस्टा क्रिस्टर्नी के इक्वलेंट नहीं होता है। ये गोल्गी बॉडी में हो सकता है और ईआर में हो सकता है, और कहीं भी होने वाला ये नहीं। इधर आ जाइए, अब मैं आगे बताऊं आपको। यहाँ पे ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे पूरे सेल में होगा, मैं एक के बारे में बता रहा हूँ। इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, या इसी का नाम होता है ऑक्सीजोम। क्या नाम होता है? ऑक्सीजोम। या इसी का नाम होता है एक और एफ नॉट F1 पार्टिकल। क्या नाम होता है? F नॉट F1 पार्टिकल। इसका बहुत बड़ा रोल है, जब आपको हम रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे प्लांट के अंदर तो बताएंगे, आया ना? जब प्लांट का फोटोसिंथेसिस चलेगा और प्लांट का रिस्पायरेशन चलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अभी माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए, आगे फिर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना होगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा भैया जाइए ये हमारा लेक्चर पढ़ के आइएगा, तब आपको हम रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे प्लांट का। आया समझ में? तो हमने कहा एलिमेंट्री, ये क्या करता है? इसका स्ट्रक्चर बाबू देखो ऐसे रहता है, ये ऐसे गोला है, आया ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर से कोई मटेरियल आता जाता रहता है, आया ना? तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसी का ऐसे लगा रहता है, ठीक। अभी इसका मेन काम क्या होता है? इसके पास क्या होता है? एटीपेज एंजाइम होते हैं, एटीपेज एंजाइम होते हैं, कंटेन एटीपेज एंजाइम, और ये क्या करता है? हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। मैंने पढ़ाया ये आपको, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन,
ये पढ़ाया मैंने कहा एटीपी का बनना, एटीपी के बनने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये समझ में आ गई इतनी कहानी, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या मिलेगा? ये तो पूरा भाई मैट्रिक्स है। क्या है ये? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें मिलेगा, लेकिन मैं आपको तो मैं क्या बोलूंगा? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट, आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट। अब आपसे पूछेगा यही क्वेश्चन, देखो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे वाली कहानी। आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी कौन सी बल्टी आ गई कि उसके पास खुद का डीएनए होने लगा? इन्हीं की वजह से। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज होने के नाते तब तो अपना डीएनए आरएनए बना पा रहा है ना, तो बना पाता क्या? नहीं बना पाता। हमने भी पढ़ा ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन भी बना, क्यों बना ले रहा है? क्योंकि बिकॉज दे हैव, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले हाउ माइटोकॉन्ड्रिया मेक देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन में लिखा रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसी में ऑप्शन में नाम लिखा रहेगा, तो किस पे टिक करेंगे? क्योंकि इसके पास आरएनए डीएनए पॉलीमरेज। अब पूछेगा लोकेशन बताइए, लोकेशन बताइए, सीधी सी बात है भैया, कहाँ लोकेशन है इसका? मैट्रिक्स है। अच्छा एक बात और, इसका राइबोसोम देखिएगा, इसका राइबोसोम बाबू 70S होगा, 70S राइबोसोम। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनने लगा, ये नीट का क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे? ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन 80S राइबोसोम, राइट? ऑल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 70S राइबोसोम, और 70S जिसके पास राइबोसोम होता है तो भैया प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर प्रोकैरियोटिक था, आज यूकैरियोटिक में आया है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम अभी देखिए कौन सा है? 70S है। आया ना? आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर सीइंग टू बी जस्ट लाइक अ नेचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसके पास 70S राइबोसोम होता है, और इसके पास इसका जो डीएनए होता है ये क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, और कौन सा होगा? सर्कुलर। तो भैया सिंपल सी बात है, ये किसके पास होता था? ये तो हमारे यूकैरियोटिक के पास देखा था हमने, आया ना? और ये डीएनए होता है, इसके पास ग्वानिन ये रिच होता है, इसके पास ये होता है। कहेंगे सर ये क्या होता है? ये अभी नहीं बताना है, बस आप ये याद रखिएगा, जी का मतलब होता है ग्वानिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन, और तीनों का मतलब होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। नहीं समझ में आया? हमने कहा कि ये मान लीजिए डीएनए है, अब मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए को मैं सर्कुलर कर दूं तो ये सर्कुलर बन जाएगा, ये स्ट्रेट है, ये सर्कुलर है। तो इसी के अंदर ऐसे जी और सी बहुत सारे होते हैं, एलिन और थाइमिन होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि इसके अंदर ये रिच होता है, मतलब कि ग्वानिन से साइटोसिन वाला ये जो रीजन होता है इसके अंदर ज्यादा होता है। आया ना? हाँ, आ गया समझ में कहानी की नहीं आई कुछ? ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? ये सारा जितना भी स्ट्रक्चर आपको बताएगा हर जगह क्वेश्चन है, हर जगह क्वेश्चन है। आपकी ये देखिए यहाँ थ्योरी नहीं लिखी गई है, यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वह लिखा गया है। इतना पढ़ लिया तो आपका काम चल जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थ्योरी लिखने की बात होती तो हम भी लिख देते, 4 पेज में भर देंगे, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ना हमें नीट क्रैक करना, अपने माइंड को सेट करना, हमें हिंदी में समझना है और उसकी मेमोरी बना के रखना, ताकि हमारा काम चलता जाए। नहीं तो अब थ्योरियाँ पढ़ते रह जाएंगे, नीट नाट नहीं निकलेगा भाई। आया? चलिए, इसमें किसी को अभी भी दिक्कत हो तो बता सकता है। आया ना? अब मैं बोलूंगा, यहाँ क्वेश्चन है, बोलूंगा यूकैरियोटिक सेल कंटेन 80S राइबोसोम, बट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कंटेन 70S राइबोसोम। इनके पास 70S राइबोसोम होता है, क्योंकि इनका नेचर वे का है, प्रोकैरियोटिक नेचर है। आया ना? और एक बात, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन वही करता है जिसका नेचर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। अब 3 चीज का क्लू हमें मिल गया कि इसका नेचर क्या था? प्रोकैरियोटिक था। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक कैसे नेचर बना? क्योंकि राइबोसोम 70S मिला, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिला, और ये बाइनरी फिजन कर, ये तीनों लक्षण तो भैया प्रोकैरियोटिक के हैं। तो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रोकैरियोटिक नेचर का था। अब तो एडवांस आ गया है, अब किस नेचर में आ गया है? यूकैरियोटिक में। इसका मतलब पहले ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ही तो रहा होगा ना। जब हमने कहा बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जब बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहां उस नेचर का है, लेकिन वो वेल डेवलप जब होता गया ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जब ऑर्गेनिज्म इस धरती पे नए आए तब तो उसका डेवलप, लेकिन वो अपना राइबोसोम नहीं डेवलप कर पाया, अपना राइबोसोम डेवलप नहीं कर पाया, अपना बाइनरी फिजन डेवलप नहीं कर पाया।
आया समझ में? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में पावर बनाते हैं। एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ सेल कहने लगे तो क्लोरोप्लास्ट को काहे नहीं कहें? क्लोरोप्लास्ट भी तो एनर्जी बनाता है, दोनों में फर्क है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेल के लिए दान दिया कि भैया सेल तुम्हारे लिए हम एनर्जी बनाएंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट को हम पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो उससे कहा गया, उससे कहा है क्लोरोप्लास्ट भैया या क्लोरोप्लास्ट चाचा, अपना एनर्जी जो आप बनाएंगे क्या हमको दान करेंगे? सेल के लिए दान नहीं कहेंगे ना, हम कमाई तू खा। बात तो गलत, काम नहीं देंगे। आज हर जगह बच्चा, छोटा बच्चा पैदा हो तो भी चिल्लाता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। आज क्लोरोप्लास्ट से कहूँ नाव गाँव है नहीं है, इज्जत किसकी बढ़ी? माइटोकॉन्ड्रिया की। आज क्लोरोप्लास्ट बेचारा सोच रहा हमारा कहूँ ना होता तो हमारे बच्चे चिल्लाते। आज कौन चिल्लाएगा? आया आया कि नहीं आया? इसलिए क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं आता। आया कि नहीं आया? तो आज के लिए बस इतना ही नहीं, अभी आगे बढ़ाना है तुम लोग को मौका और मिल जाए बोलने के लिए। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये स्ट्रक्चर से आपकी कहानी। बस एक लेक्चर छोटा सा है। क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। फंक्शन पढ़ना है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। तो ये मैं टॉपिक बता देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया है। मैंने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं। क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट नॉट। हम क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं कहते? आया? दोनों का नाम लिख लीजिए। यहां मैंने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया और यहां मैंने लिख दिया क्लोरोप्लास्ट। तो सीधा सा लिख दीजिए, सीधा मेक एनर्जी फॉर सेल। और मेक एनर्जी फॉर देमसेल्फ या हिमसेल्फ भी लिख सकते हैं। हिम सेल्फ। अभी आपको क्लोरोप्लास्ट की भी कहानी बताएंगे। जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे 18 एटीपी 38 एटीपी कैसे बनता है प्लांट में। अब क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी चीजें होती थी, इसलिए वो एनर्जी नहीं किसी को देना चाहता था, अपना बचाना चाहता था। तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी किसके लिए बनाता है? अपने लिए बनाता है। सेल को एनर्जी कभी देने वाला नहीं है। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए इसका स्नैप ले लीजिए, फंक्शन बता दें। अब आइए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। पहला हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन। हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन, इसका मतलब याद रखिएगा, जो भी रिस्पायरेशन नहीं करेगा एरोबिक, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी आने वाला नहीं है। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहा है जो एरोबिक रिस्पायरेशन करना नहीं करता, जैसे आरबीसी, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी पाया जाता है। आरबीसी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं है। अब मैं बोलूं आपसे, क्या डायटम के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है? क्या? अरे तो प्रोकैरियोटिक है भाई। क्या अमीबा के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा? का वो तो प्रोकैरियोटिक है भाई। बुद्धि काम कर रही है। जब प्रोकैरियोटिक का नाम लेगा तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहां उसमें ढूंढना, सीधे क्या तो सेलुलर ऑर्गेनेल एब्सेंट रहता है। हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन, सिंथेसिस अमीनो एसिड और स्टोर कैल्शियम इसके अंदर होता है। एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ
एटीपी। अरे आया कि नहीं आया? इतना फजल अगर आपको याद रहा कोई दिक्कत नहीं, इसे ज्यादा पूछा जाने वाला नहीं। ओके, अच्छा ये भी बता देते हैं। मैंने कहा बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है एटीपी का सर फुल फॉर्म बताइए। अब एटीपी का वो ये और एडीपी का देखिए, जब सेल पूरी एनर्जी बनाए, जैसे मान लो तो कमाएगा विदेश सऊदी अरबिया ट्रक चला रहे हो, मान लो कमाने गए हो ट्रक चला रहे हो, ये सब ट्रेन चला रही है, सऊदीया में ट्रेन का ड्यूटी लगी, महीने का पगार है 2 लाख, तो सारा पैसा जो आप कमा रहे हैं सारा पैसा क्या इकट्ठे खर्च हो जाता है क्या? आप उसको बैंक में सारा जमा करेंगे, जब आपको यूज करना होगा तो आप थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। हम सारी हमारे सेल में सारी एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर रहती है उसको हम एटीपी कहते हैं। हमारे सेल को यूज करना है तो भैया एटीपी को किस में लाना पड़ेगा? एडीपी में। आया? तो हम बोलेंगे स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे सेल के अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन है? एडीपी। कैसे बनेगा? जब एडीपी को हम किससे जोड़ेंगे? फॉस्फेट से, तब बनने वाला होता है ये। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। मैंने एडीपी की बात करी तो मैं बोलूंगा यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ इसमें क्या होगा? आपका एटीपी टूट जाएगा फिर से एडीपी प्लस फॉस्फेट में, तो इसी को हमारा क्या करेगा? सेल यूज करेगा। आया कि नहीं आया? एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट होंगे? 3 फॉस्फेट। इसके अंदर कितने फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट। दोनों में फर्क है। इसके अंदर एनर्जी जो होती है ज्यादा निकलती है, इसके अंदर एनर्जी जो होती है कम निकलती है, दोनों फर्क है। एटीपी के अंदर 38 एटीपी निकलता है, 38 एटीपी, ये हाई क्वांटिटी। इसका मतलब ये हाई क्वांटिटी एनर्जी है, ये लो क्वांटिटी एनर्जी है। आया कि नहीं आया? ये तुमको पता तुम्हारा बल्ब 10 वाट में 7 वाट में चलता है, तो 550 वाट देने की क्या जरूरत है? दे दोगे तो बेचारा क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको कट सीधा ट्रांसफार्मर से तो लाइट आती है, सीधे 11,000 वाली लाइट नहीं खोजते बल्ब हुआ में कि लो लगा दे चेक करी मजा आ रहा है, मुझे तू टंग जाओ है ना। ऑइट के पूरा क्या बने कुरकुरे, सविता जी कुरकुरे। गांव में मोटर लगता है, उल्लाद के ले जाते हैं मोटर लगाने, लाइट से कुछ खिलवाड़ करते हैं, पिलवे जन पैदा होते हैं वो भी मजा लेते हैं लाइट से। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बस आज के लिए लेक्चर इतना ही। इसके बाद क्या चलेगा? क्लोरोप्लास्ट।